नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर में। दोस्तों, आज हम शैशवावस्था में हमने पिछली क्लास में शैशवावस्था के बारे में जाना था। शैशवावस्था के बारे में उसकी विशेषताएं, शैशवावस्था के कुछ नाम, ये सभी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो सबसे पहले तो आपकी एक दिन क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, वो हुआ था। तो परेशान में नहीं होना है, आपको आगे से आपकी सभी क्लासेस रेगुलर आपके अपने टाइम्स पर मिलती रहेंगी। शैशवावस्था के बारे में हमने बात की थी कि शैशवावस्था दो शब्दों से, इन प्लस फैंसी, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ना बोल पाना। फिर हमने शैशवावस्था के कुछ नाम लिए थे, जैसे कि खिलौने की उम्र, नर्सरी एज, प्री स्कूल आदि। ये सारे नाम हमने लिए थे। शैशवावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में भी हमने बात की थी। हमने जाना था कि क्या होता है नर्सिज्म की भावना, क्या हो नर्सिज्म यानी कि स्वप्रेम की भावना। फिर उसके आगे हमने जाना था कि क्या होता है ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, किसने दिया था कॉन्सेप्ट ऑडिपस और इलेक्ट्रा का, ऑडिपस किस में पाई जाती है, इलेक्ट्रा किस में पाई जाती है। बच्चों में झूठ बोलने की आदत, बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो इंद्रियों या संवेगों के माध्यम से सीखते हैं। हमने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के बारे में जाना था। हमने और कई ढेर सारी बाल्यावस्था की विशेषताओं पर चर्चा की थी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का यूपी टेट के लिए, जो कि है बाल्यावस्था की कुछ, सॉरी, शैशवावस्था की विशेषताओं की। हमने शैशवावस्था पढ़ा था, तो हम बात करेंगे शैशवावस्था की परिभाषाओं की। देखिए, शैशवावस्था में की जो परिभाषाएं हैं ये एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं, और आप सब अच्छे से जानते हैं कि 4 से 5 नंबर सीडीपी में कवर करती है परिभाषाएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपना परिभाषाएं। देखिए, आप सबकी सुलभता के लिए और आप काफ़ी अच्छे से नोट्स बना सकें, इसी आप सभी के हित को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा मैटर, क्योंकि बोर्ड पे कभी विजिबल होता है कभी नहीं होता है, कुछ फॉन्ट पेन से लिखने पर कहीं ना कुछ कम ज़्यादा दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप सभी को दिक्कत होती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने इसका स्लाइड तैयार कर दी है, और आप सभी की स्क्रीन्स पर वो सभी डेफिनेशंस दिखेंगी। तो जिन लोगों को नोट्स बनाना हो तो ये मत कहिएगा कि सर आपने बोर्ड पे क्यों नहीं लिखा, आपको वहीं से ही डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अपने अपने नोटबुक्स में उतार लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपनी परिभाषाएं। आई होप आप सभी की स्क्रीन्स पर परिभाषाएं आ गई होंगी। चलिए तो हेडिंग डाल देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इन्फेंसी। हम पढ़ रहे हैं इन्फेंसी, ठीक है, या फिर शैशवा अवस्था। इन्फेंसी और शैशवा अवस्था, इन्फेंसी और शैशवा अवस्था। सबसे पहली परिभाषा जो हम लेने जा रहे हैं वो है हेरलॉक महोदय की। क्या कहते हैं आपके हेरलॉक महोदय? हेरलॉक महोदय कहते हैं कि जो शैशवा अवस्था होती है ये जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। देखिए, जो हमने जनरली पढ़ा था शैशवा अवस्था की, शैशवा अवस्था कब से कब तक चलती है, तो शैशवा अवस्था को 0 से 5 साल तक की उम्र का माना जाता है। कुछ लोगों ने इसे 0 से 2 वर्ष तक भी माना है। हालांकि जब बात आपके हरलॉक महोदय की होती है तो हरलॉक साहब ने इसे जन्म से सिर्फ 2 वर्ष तक माना है, 2 सप्ताह तक माना है, मतलब सिर्फ 14 दिन तक उन्होंने शैशवावस्था बोला है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शैशवावस्था को 2 सप्ताह तक किसने माना है या 14 दिन तक किसने माना है। तो हरलॉक साहब ने शैशवावस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक माना है। हम आइए चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ और लेते हैं अपनी अगली डेफिनेशन। जो हमारी अगली डेफिनेशन है वो है वैलेंटाइन महोदय की। वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि जो शैशवावस्था है ये सीखने का अनोखा काल है। आप सभी को पता है कि बालक का जो मानसिक विकास हो रहा होता है वो बहुत ही तेजी से शैशवावस्था में हो रहा होता है। बच्चा नई नई चीजें सीखता है, बच्चों के संवेगों का विकास होता है, और इसी वजह से इसे सीखने का अनोखा काल कहा गया है। इसे सीखने का अनोखा काल कहा है। हम बात करते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की। तो अगली डेफिनेशन लिया है वॉटसन ने। वॉटसन ने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की गति एवं सीमा, सीखने की गति एवं सीमा किसी भी अवस्था से
ज्यादा होती है। सेम पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए होता क्या है कि बच्चा इस वातावरण में आता है और नए नए संवेगों का विकास होता है, उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति के साथ हो रहा होता है। तो जब उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास जितनी ही तीव्र गति के साथ होता है, बच्चा सीखता भी उतना ही तेज है। तो इसी को रिलेट करते हुए वॉटसन साहब ने जो अपनी परिभाषा बनाई है वो यही कही है कि शैशवावस्था में सीखने की गति एवं सीमा किसी भी अवस्था से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शारीरिक विकास है और जो हमारा मानसिक विकास है, जब वो तेज होगा तो हम किसी भी अवस्था से तेज सीखेंगे भी। तो यही बात कही है आपके वॉटसन साहब ने। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन। जो अगली डेफिनेशन है आपकी वो है गेसेल साहब की। देखते हैं क्या कहते हैं गेसेल साहब। गेसेल ने कहा है कि शुरुआत के 6 वर्ष में बालक अपनी 12 वर्ष की उम्र का दुगुना सीख लेता है। मतलब बालक जो 0 से 6 तक की एज होती है, जो 0 से 6 ईयर्स तक की एज होती है, और फिर जो एज आती है 6 to 12 ईयर्स, 0 से 6 साल, फिर 6 से 12 साल। तो अगर बालक इसमें एक चैप्टर सीखता था तो यहां पर अगर बालक यहां पर एक चैप्टर सीखेगा तो बालक यहां पर 2 चैप्टर सीख लेता है। मतलब उसके सीखने की स्पीड बहुत तेज होती है। बालक 2 गुना सीखता है, जितना वो 6 से 12 में सीखता है उसका 2 गुना वो 0 से 6 ईयर्स की एज में सीख लेता है। भाई आप भी सोचिए, बच्चा कितनी चीज, आप 6 से 12 में कितना सीखते हैं? थोड़े बहुत 2-4 सब्जेक्ट आपको और पढ़ने आ जाते हैं, थोड़ा सा आपका समाजीकरण हो जाता है। और आप 0 से 6 में क्या सीखते हैं? आप दुनिया में आए, आप शून्य थे। क्या थे? शून्य थे। और इस शून्य से बढ़कर आज आप कहां हैं भैया? आज आप कहां हैं? आपने चलना सीखा, बोलना सीखा, हंसना सीखा, रोना सीखा। हालांकि हंसना रोना मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार हम पैदा होते ही सीख के आते हैं, लेकिन बोलना सीखा, चलना सीखा, मम्मी पापा ना जाने कितने शब्द बोलने सीखे। तो यही कहा है कि 0 से 6 साल तक की उम्र में बालक 2 गुना सीख लेता है। 0 से 6 साल की उम्र में बालक 2 गुना सीख लेता है। अब चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ। जो अगली डेफिनेशन हम लेने वाले हैं वो है थॉर्नडाइक महोदय की। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है कि 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्न में रहते हैं। क्या कहा है? अर्ध स्वप्न में रहते हैं। मतलब आधे वो स्वप्नों में खोए रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। आप सबने भी इस चीज को महसूस किया होगा। अच्छा, आपने एक चीज तो आप सबने घरों में देखा होगा कि अगर जिसके घर में छोटे बच्चे रहे हैं या हैं अभी, उन्होंने देखा होगा कि रात में बच्चे ऐसे सो रहे हैं। ऐसे बच्चा सो रहा है और कुछ ना कुछ वो बोले जा रहा है। हमारे घर में मम्मी पापा उसको क्या कहते हैं, या दादा दादी जिसके यहाँ होंगे वो क्या कहते हैं कि बच्चा भगवान का स्वरूप होता है और ये भगवान जी से बात कर रहा है। बच्चा उस वक्त भगवान से बात नहीं कर रहा होता है, बच्चा उस वक्त खुद से ही बात कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास कोई भाषा तो होती नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। तो उसके मन में जो भी विचार चल रहे होते हैं उनको वो अपने मुख चलाकर, ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है और वो आधे स्वप्न में होता है। यही कहा है थॉर्नडाइक साहब ने कि 3 से 5 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। मतलब वो आधा सोता है, आधा स्वप्न में रहता है, सपने देखता रहता है। जिसको आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आई होप बेहतर समझ पाए होंगे कि कहां से इसको देखा जा सकता है। थॉर्नडाइक साहब की डेफिनेशन कहां पे आगे बिल्कुल सही साबित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन जो हम लेने जा रहे हैं वो है क्रो एंड क्रो की। क्रो एवं क्रो ने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है ये बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बालक की शताब्दी है। देखिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने से क्या तात्पर्य है कि जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी जो है मोस्टली हम लोग यंग हैं अभी। मतलब एक मैक्स देखो 21वीं शताब्दी को युवाओं की शताब्दी कहा गया है। मतलब हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, और 20वीं शताब्दी में हमारे देश की जनसंख्या बहुत रैपिड एज से बढ़ी थी। हमारे यहाँ शैशवावस्था में इस एज में, मतलब जो एक स्मॉल एज ग्रुप होता है ये बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा एज ग्रुप था 20वीं शताब्दी में। उसी को देखते हुए क्रो साहब ने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। इसको कहने का उनका एक और कारण था
सिर्फ यही एक कारण नहीं था कि हमारे यहाँ या फिर कहीं और बच्चे ज्यादा थे इसलिए कहा है, उनका मेन जो मोटिव था ये कहने का था, इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि 20वीं शताब्दी में ज्यादा से ज्यादा जो अध्ययन हुए थे वो शिशुओं पे हुए थे, शैशवावस्था वाले बालकों पर हुए थे, और उन मैक्सिमम अध्ययन की वजह से उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स निकले थे और अधिक से अधिक मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था पर अध्ययन किया था। यही कारण था कि इसको 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी बोला गया या बालक की शताब्दी बोला गया। तो ये कथन था आपके क्रो एंड क्रो साहब का। आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट डेफिनेशन अब हम लेने जा रहे हैं वो है गैसेल आपका हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, क्रो एंड क्रो हो गया। उसके बाद हम डेफिनेशन लेंगे रूसो की। किसकी डेफिनेशन लेने जा रहे हैं? अब हम डेफिनेशन लेंगे रूसो की। रूसो साहब ने कहा है कि बालक के हाथ पैर नेत्र, हाथ पैर नेत्र आज उसके शुरुआती शिक्षक होंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि हाथ पैर नेत्र उसके शुरुआती शिक्षक क्या होंगे? भाई आपको भी मैंने बताया कि जो शैशवावस्था में बालक होता है उसकी जो मैक्सिमम शिक्षा होती है, मतलब वो जो मैक्सिमम चीजें सीखता है वो इंद्रिय आधारित होती है। मतलब अपने आई ईयर नोज स्किन और टंग, ये आपकी इंद्रियां होती हैं। कितनी? 5 इंद्रियां होती हैं, आई ईयर स्किन नोज एंड टंग। तो जो बालक होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें जो सीखता है वो अपनी इंद्रियों का यूज करके ही तो सीखता है। भाई कैसे सीखता है? अपनी आंखों से। भाई जो देखेंगे आप, जो सुनेंगे आप, ठीक है, जो चखेंगे आप, खाना कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, भाई बच्चा तो पहली बार इन सब चीजों का टेस्ट ले रहा होता है। जब बालक को कोई भी नया टेस्ट मिलता है तो वो उसको पहली बार तो मिल रहा होता है। तो उसी को देखते हुए इन्होंने कहा है कि बालक के हाथ पैर नेत्र आज उसके शुरुआती शिक्षक होते हैं। उसने हाथ कैसे? उसने कोई नई चीज छू ली, गर्म चीज थी, छुआ उसको, गर्म है, जिंदगी भर के लिए बच्चा डर गया, मम्मा ये तो गर्म है, काट लिया इसने मुझे, इसको दोबारा नहीं छूना है, इसको दोबारा नहीं छूना है, नहीं छुएंगे। फिर आप देखिए, आप एक बार बच्चा किसी गर्म चीज को छूता है और फिर उसके बाद यदि उसे कोई परेशानी होती है तो दोबारा वो उस चीज को नहीं छुएगा। वो उससे एक लर्निंग ले लेता है कि हाँ ये गलत है, इसको ये काटता है, वो डर जाता है बच्चा और उसको फिर दोबारा वो नहीं छूता है, उसको वो दोबारा नहीं छूता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन कहा है उसका, सूचना याद या चिंतन करना भी इन्हीं से होता है। मतलब कि बालक जो उसके संवेदी अंग होते हैं, जो उसके संवेदी अंग होते हैं, उन्हीं अंगों के माध्यम से वो सोचना या चिंतन करना भी शुरू करता है। भाई जब आप इंद्रियों के माध्यम से कोई ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर कोई नई जानकारी जो आ रही है वो किसके माध्यम से आ रही है? वो इन्हीं के माध्यम से आ रही है। तो जो आप चिंतन करेंगे वो भी तो इन्हीं से जोड़ के करेंगे कि हाँ हाथ यहाँ रखा ये गर्म था, हाथ यहाँ रखा ये ठंडा था, पैर यहाँ गया तो काटा गड़ गया, मतलब ये गड़ता है, ये काटता है, यहाँ पे दर्द होता है। तो बच्चा अपनी आंखों से देखा, कितना खतरनाक है, कुत्ते को देखा उसके बड़े बड़े दांत, उसके बड़े बड़े दांत बाहर निकल के आ रहे हैं, भालू देखा, शेर देखा, समझ गए इसके बड़े बड़े दांत वाला है, यानी कि ये खतरनाक बहुत होने वाला है, इससे पंगा नहीं लेना है भैया, अगर इससे पंगा लिया तो दिक्कत पड़ जाएगी। बच्चा इस चीज को समझता है और यही कारण है कि उसके जो चिंतन की शुरुआत होती है वो भी उसके शैशवावस्था में उसके संवेदी गामक अंगों की वजह से ही होती है, मतलब उसके संवेदी अंगों की वजह से। लिखते रहिएगा आप लोग इसकी डेफिनेशंस की स्क्रीनशॉट या फिर अपने कॉपी में लिख रहे हैं तो लिखते चलिएगा, बाद में ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभकारी होने वाला है। आगे चलते हैं और डेफिनेशन लेंगे हम स्ट्रेंथ की। पढ़िए आप लोग, डेफिनेशन पढ़िए स्ट्रेंथ की एक बार। चलिए लेते हैं स्ट्रैंग की डेफिनेशन। स्ट्रैंग ने कहा है कि शुरुआत के 2 वर्ष में बालक अपने जीवन का शिलान्यास कर लेता है। देखिए, बालक शुरुआत के 2 वर्ष में अपने जीवन का शिलान्यास कर लेता है। इससे आपका क्या मतलब है कि क्या शिलान्यास करता है? क्या बालक कहीं जाता है कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, मतलब एक
फीता कटता है, लाइफ की स्टार्ट्स, द लाइफ स्टार्ट्स, फीता कट। बिल्कुल मजाक नहीं है ये बात, सच में वो आपकी जिंदगी का वहां पर फीता ही कटता है शुरुआत के 2 वर्ष में। भाई कितने सेलिब्रेशंस होते हैं आपके घर में जब आपका जन्म होता है, तो उसको फीता ही तो कटना कहते हैं। मंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया, उस पुल का शिलान्यास किया, उस हाईवे का शिलान्यास किया, उस रोड का शिलान्यास किया। पहली चीज तो शिलान्यास कब होता है? जब कोई कार्य, किसी का डेवलपमेंट शुरू होता है, मतलब विकास जब शुरू होता है तब उसका शिलान्यास होता है, और जब वो चीज बन के कंप्लीट होती है तो उसका लोकार्पण होता है। तो इस चीज से ही समझिएगा, अपनी दैनिक जीवन में जो भाषा यूज करते हैं उसी को साइकोलॉजी में समझते हैं, मनोविज्ञान में हम उसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि कब शिलान्यास होता है। शिलान्यास शब्द को समझिए कि कब होता है शिलान्यास। शिलान्यास जब किसी डेवलपमेंटल कार्य, मतलब किसी विकास के कार्य की जब शुरुआत होती है, विकास हुआ नहीं होता है उस वक्त तक। क्या होता है? विकास उस वक्त तक हुआ नहीं होता है, बस विकास की शुरुआत हुई होती है। विकास करने की मतलब हम वहां से जब शिलान्यास करते हैं तब विकास की शुरुआत होती है। तो यही कहा है कि बालक के जो 0 से 2 वर्ष होते हैं, ये इसमें बालक अपने भावी जीवन की शिलान्यास करता है, मतलब शुरुआती 2 वर्ष में अपने जीवन का शिलान्यास करता है कि उसका आगे डेवलपमेंट कैसा होगा, उसका आगे विकास कैसा होगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसकी कहाँ इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें वो उसके जीवन के शुरुआत के 0 से 2 वर्ष में होता है। मतलब जैसे कि मंत्री जी ने शिलान्यास किया, बहुत ध्यान से समझिएगा, मंत्री जी ने शिलान्यास किया, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपका जो 0 से 2 वर्ष है उसमें शिलान्यास हुआ, उसके बाद आपके भावी जीवन, आपके अगले जीवन, आने वाले जीवन का विकास होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम फ्राइड की डेफिनेशन। सॉरी, वो गलत लिखा है, आपके उसको फ्राइड कर लीजिएगा, प्रिंटिंग एरर है कहीं ना कहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। तो फ्राइड की जो डेफिनेशन है, हम उसको प्राइड याद रखिएगा भैया, प्राइड मत लिखिएगा कि सर ने प्राइड पढ़ाया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको वो प्रिंटिंग एरर है, आप प्राइड को फ्राइड कर लीजिएगा। आप सब फ्राइड के नाम से बहुत अच्छे से परिचित भी हैं, तो उसको प्राइड नहीं, फ्राइड, FRIED, फ्राइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्राइड ने क्या कहा कि बालक को जो कुछ बनना होता है वह जन्म से 5 वर्ष में बन जाता है। बिल्कुल मिलती जुलती परिभाषा है, जैसे स्टैंग ने कहा कि जो भी बालक होता है वो अपने जीवन के जो 0 से 2 वर्ष होते हैं उसी में अपने जीवन का शिलान्यास करता है। बिल्कुल उसी से मिलती जुलती डेफिनेशन कहा है कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो जन्म से 5 वर्ष में बन जाता है। इसके जरिए मुझे एक कहावत, एक लोकोक्ति याद आती है जिसको कहा गया है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आप सभी ने कहीं ना कहीं इस चीज को सुन रखा होगा कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब आप पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, इससे क्या मतलब है कि आप अपने जीवन में आगे चलकर क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, आपका भावी जीवन कैसे रहने वाला है, इसके लक्षण शुरुआत के ही जीवन में दिख जाते हैं। भाई पालना कब तक होता है? जब तक बच्चा चल नहीं पाता है, जब तक बच्चा चल नहीं पाता तब तक वो पालने में रहता है। उसके बाद तो वो भैया टिक 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 घर में घूम रहे हैं, इधर उधर, इस कमरे से उस कमरा, यहाँ वो बर्तन गिराए, यहाँ पे ये सामान तोड़े, ये काम होता है बच्चों का। तो मतलब बहुत ही कम टाइम, पूत के पांव पालने में दिख जाने का मतलब होता है कि बहुत कम टाइम में बच्चे के लक्षण से पता चल जाता है। बिल्कुल मिलती जुलती परिभाषा आपके फ्राइड साहब ने दी है, वही चीज उन्होंने कहा है कि जन्म के मतलब बच्चा जब 0 से 5 वर्ष का होता है तो उसको आगे चलकर जीवन में क्या बनना है यह दिख जाता है। बालक को जो कुछ बनना होता है वह जन्म से 5 वर्ष में दिखने लगता है। बिल्कुल इस लोकोक्ति को जो लोग समझते होंगे वो, और मैंने समझाने की भी बहुत अच्छे से कोशिश करी है, तो अगर आप उसको समझ रहे होंगे तो आपको फ्राइड साहब की डेफिनेशन भी अब बिल्कुल क्लियर होगी, और आगे चलकर आपको कभी इस डेफिनेशन में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन दिया है एडलर साहब ने, अगली डेफिनेशन दिया है एडलर साहब ने। ठीक है, एडलर ने क्या कहा है कि जन्म के कुछ समय बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है, जन्म के कुछ समय बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहां है।
बस जो फ्राइड ने कहा, अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है। देखिए स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, देखिए याद करने का ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखिए जब डेफिनेशंस मिलती जुलती होती हैं तो बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैं दूर करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। पहली चीज जो आप अपने दिमाग में लाएंगे कि हमारे जब हमने शाश्वतावस्था की डेफिनेशन पढ़ी थी तो स्ट्रैंग की डेफिनेशन, फ्राइड की डेफिनेशन और एडलर की डेफिनेशन मिलती जुलती थी। तीन लोगों की डेफिनेशन मिलती जुलती है। किसकी? देखिए तीन डेफिनेशन आपको यहीं के यहीं अभी याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम आगे की क्लासेस में फिर पूरी की पूरी एक सिर्फ परिभाषाओं की क्लास लेंगे और आपको रटा के मानेंगे कि परिभाषाओं को कैसे रटना है। इस चीज की बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ वीडियोस देखते रहिएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिए। परिभाषाएं रटाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये कोई नहीं कहेगा कि सर परिभाषाएं नहीं रट जाती है या कंफ्यूजन होता है। देखिए हर चीज को अपने आप से एक रिलेट करने का तरीका बनाइए आप कभी, और बेहतर होगा मेरे तरीके से चलेंगे तो शायद कुछ कम इफेक्टिव हो, पर अगर आप अपना एक तरीका बनाएंगे, अपने आप को उस चीज के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप जल्दी, ज्यादा जल्दी उस चीज को सीख जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात जब आप ये परिभाषाएं याद करेंगे तो एक चीज बनाइएगा अपने दिमाग में कि स्ट्रैंग की डेफिनेशन, फ्राइड की डेफिनेशन और एडलर की डेफिनेशन, तीनों की डेफिनेशन मिलती जुलती है। इन्होंने आने वाले जीवन के बारे में बात की है। जब आपको ये तीन नाम यहां से याद हो जाएंगे, स्ट्रैंग, फ्राइड, एडलर। स्ट्रैंग पे हम फिर याद करेंगे कि उन्होंने कहा है कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो 0 से 2 वर्ष में दिखने लगता है। फ्राइड ने कहा है कि 0 से 5 वर्ष में। और जब बात एडलर की आती है तो इन्होंने एक बात वही कही है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो सब यहीं से दिखने लगता है। यही सब बात उन्होंने भी की है, बस उन्होंने कोई एक निश्चित टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया। उन्होंने कहा कि जन्म के कुछ समय बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहां है। इन्होंने कुछ समय कह दिया है, इतना ही अंतर है। अगर आप इतना याद करने में भी सक्षम हैं कि स्ट्रैंग 0 से 2, फ्राइड 0 से 5 और एडलर जन्म के कुछ समय बाद, इतना याद किया तो आपको ये तीन डेफिनेशन शाश्वतावस्था की अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज 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 ये नाम याद कर लीजिएगा। पहला नाम स्ट्रैंग, दूसरा नाम फ्राइड, तीसरा नाम एडलर। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम रॉस की डेफिनेशन। रॉस की डेफिनेशन में रॉस ने कहा है कि शिशु कल्पना का नायक है। शिशु कल्पना का नायक है जिसका अच्छी तरह निर्देशन किया जाना चाहिए। मतलब फिर देखिए यहां से भी आप दो डेफिनेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहां से आप दो डेफिनेशंस को बहुत आसानी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो पहली डेफिनेशन हम कनेक्ट करेंगे, एक हो गई रॉस की, शिशु कल्पना का नायक है, और जो दूसरी डेफिनेशन हम कनेक्ट करेंगे वो दूसरी डेफिनेशन होगी अर्ध स्वप्न में, बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। इस डेफिनेशन को अगर हम दोनों को मिला दें कि बालक अर्ध स्वप्न में रहता है और बालक अर्ध स्वप्न में रहता है और बालक कल्पना का नायक है, अगर हम इन दोनों को डेफिनेशंस को एक दूसरे से रिलेट करें तो दोनों के दोनों लोगों का नाम याद करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए किसने कहा था कि बालक अर्ध स्वप्न में रहता है? बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, यह कहा था थॉर्नडाइक ने। किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने कहा था कि बालक अर्ध स्वप्न में रहते हैं। रॉस ने कहा है कि शिशु कल्पना का नायक है। भाई जब अर्ध स्वप्न में है तो वो कल्पना तभी तो करता है, चिंतन तभी तो करता है। दोनों चीजों को थॉर्नडाइक और रॉस, दो लोगों को यहां से हम कनेक्ट करेंगे कि थॉर्नडाइक को और रॉस को। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, रॉस ने क्या कहा? शिशु कल्पना का नायक है। ऐसी जोड़ जोड़ को चीजों को पढ़िए, बहुत आसानी से इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने में। आज आपको 5 डेफिनेशन मुझे तो नहीं लगता आप जिंदगी में भूलेंगे। एक थॉर्नडाइक अर्ध स्वप्न, रॉस कल्पना का नायक, शिशु कल्पना का नायक है, फिर स्ट्रैंग, फ्राइड, एडलर 0 से 2, 0 से 5 कुछ समय। आई होप ये 5 डेफिनेशन तो आज कम से कम आपको याद ही हो गई होगी। अगर आज आपने ये क्लास देखी तो इतना फायदा तो आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शाश्वतावस्था, ये आपकी डेफिनेशंस हो गई यहां पर कंप्लीट। इतनी डेफिनेशंस बहुत बहुत एनफ है आपके एग्जाम के लिए। आप सभी पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइएगा, देखिएगा कि क्या शाश्वतावस्था से मैंने जितनी भी डेफिनेशंस दी हैं क्या उनमें से डेफिनेशंस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं और डेफिनेशंस लाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैंने पेपर देखा है और तभी आपके पास ये डेफिनेशन लेके आए हैं। आपको ये सारी की सारी डेफिनेशंस एग्जाम में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम
कि शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप रहा है। शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप रहा है। देखिए, शैशवावस्था में जो शिक्षा मिली है वो खेल द्वारा शिक्षा है। भाई बच्चा इस एज में खेलना ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। शैशवावस्था में बच्चा सबसे ज्यादा क्या पसंद करता है, खेलना पसंद करता है। तो कोशिश करिए कि आप, अच्छा आप भी तो कोशिश क्या करना है, आप अक्सर यही करते हैं कि बच्चे को आप जो खिलौने ला के देते हैं उसमें ए बना होता है, बी बना होता है, सी बना, बच्चा ए फेंक रहा है, बच्चा बी, बच्चा आपने अभी क्या फेंका, ए फेंका, बी फेंका, बेटा जाके जरा एफ उठा के फेंको, बच्चा गया एफ ढूंढा, एफ उठा के फेंक गया। बच्चे को इसमें यही होता है, नर्सरी मेथड, नर्सरी में यही किया जाता है कि अब ये प्री ए जो स्कूलिंग होती है उसमें यही होता है कि बच्चे को खिलौने के माध्यम से सिखाया जाता है। बच्चे को आपने ये नहीं सिखाया कि ए बी सी डी ई एफ जी ट्रेडिशनल तरीका, आपने उसे कहा बेटा एफ उठा के फेंको। बच्चे गए 26 वर्ड्स रखे थे उनमें से एफ निकाला, एफ उठा के मैम की तरफ या सर की तरफ फेंक दिया। तो ये हुआ आपका खेल द्वारा शिक्षा। फिर जो दूसरी बात आती है वो होती है कर्मेंद्रियों द्वारा शिक्षा। किसके द्वारा, कर्म इंद्रियों द्वारा, मतलब कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा जो शिक्षा होती है। ये तो आपको मैं जब से डेफिनेशन समझा रहा हूं तब से ही आपको ये डेफिनेशन तब से आपको ये बात बताते आ रहा हूं कि बालक शैशवावस्था में जो कुछ भी सीखता है वो अपनी इंद्रियों की वजह से ही सीखता है। कर्म इंद्रिय यानी कि हाथ पैर, और इंद्रिय यानी कि आपके 5 बेसिक जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंद्रियां। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहीं के साथ आपका शैशवावस्था यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। तो शुरू करेंगे हम बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में भी हम लेने जा रहे हैं कुछ डेफिनेशंस। आज डेफिनेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा अपने अपने कॉपीज में, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में कि डेफिनेशंस को। पहली डेफिनेशन जो हम लेने जा रहे हैं बाल्यावस्था की है वो है रॉस की। देखिए, जो दूसरा स्टेज होता है वो है बाल्यावस्था, शैशवावस्था के बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में हम जो पहली डेफिनेशन लेने जा रहे हैं वो है रॉस की। रॉस ने इसे कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल। रॉस ने क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या परिपक्वता का काल। ठीक है, मतलब होता क्या है, बालक अपने आप को परिपक्व समझता है, बालक समझता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम मैच्योर हो गए हैं। क्योंकि भाई वो नया नया अभी घर से बाहर निकला है, शैशवावस्था तक तो वो घर ही में रहा होता है। अब वो बाहर निकला होता है, स्कूल में जाता है, ज्यादा लोगों के बीच में रहता है, अपना वर्चस्व बना लेता है कि हाँ, उसको लगता है कि वाह अब तो हम बाहर जा रहे हैं, अब तो हम स्कूल से घर आ जा रहे हैं। वो परिपक्व नहीं होता है, वो समझदार नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत समझदार समझने लगता है। इसी को बोलते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल, कि बच्चा परिपक्व है नहीं, वो मैच्योर है नहीं, पर उसके अंदर एक ये मिथ आ गई है, मिथ्या आ गई है कि हाँ हम परिपक्व हो गए हैं। इसी वजह से इसे रॉस ने कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल। अगली डेफिनेशन हम जो लेने जा रहे हैं वो है कॉल एंड ब्रूस की। जो अगली डेफिनेशन हम लेने जा रहे हैं आप सभी की स्क्रीन पर विजिबल होंगी। कॉल एंड ब्रूस साहब की हम जो डेफिनेशन लेने जा रहे हैं, उन्होंने इसे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। क्या कहा है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है कॉल एंड ब्रूस का। क्योंकि इस वक्त जो बाल्यावस्था होती है, बच्चे घर से बाहर जाते हैं और अधिक लोगों से कनेक्ट होते हैं, अपने स्कूल से, अपने समाज के लोगों से, अलग अलग लोगों से जुड़ते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं उनके, इस वजह से उनमें नए नए संवेगों का विकास होता है। तो इन्होंने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है कॉल एंड ब्रूस ने। अगली डेफिनेशन जो हम लेने जा रहे हैं वो है ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन की। जो अगली डेफिनेशन हम लेने जा रहे हैं वो है ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन की। तो ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन ने कहा है कि शैक्षिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। मतलब जो हमारी बाल्यावस्था है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शैक्षिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई दृष्टि नहीं, कोई अवस्था नहीं है। क्यों कोई अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो घर अभी तक जब बच्चा शैशवावस्था में था तो वो घर पे रह रहा था, माता उसकी एक प्रथम अध्यापिका के रूप में उसको, फर्स्ट टीचर के रूप में उसको शिक्षा दीक्षा दे रही थी। लेकिन अब बच्चा आता है स्कूल एज में, बच्चा जब स्कूल एज में आता है और स्कूल में उसका एडमिशन होता है, नया नया वो बालक स्कूल जाना सीखता है, यही से उसका बिल्डअप होता है, उसकी नींव रखी जाती है। जो
शैक्षिक शिक्षण होता है, उसका औपचारिक शिक्षण, उसकी नींव पड़ती है बालक की बाल्यावस्था में। इसी वजह से इसे शैक्षिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था को सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बताया है ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन ने। ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन ने। तो यहां पर आपने देखी 3 परिभाषाएं, रॉस, कॉल एवं ब्रूस, ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन। ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपनी अगली परिभाषा। अगली परिभाषा जो हमारी होने वाली है किर्कपैट्रिक साहब की। अगली परिभाषा जो हम लेने वाले हैं वो है किर्कपैट्रिक की। किर्कपैट्रिक साहब का कहना था कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण की अवस्था है। होता क्या है, बालक नया नया समाज में जाता है, उसको एक समाज के साथ एक प्रतिद्वंद होता है, मतलब एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है। उसी कॉम्पिटिटिवनेस जो एक दूसरे बच्चे के साथ होता है जो उस समाज में आता है, और स्वयं को लेके कि मेरा उसका सामाजिकरण कितना अच्छा है और मेरा सामाजिकरण कितना अच्छा है, इसी बात को लेके बच्चे में एक द्वंद होता है, और उसी को बोलते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं फिर से स्ट्रैंग साहब की डेफिनेशन। लेते हैं स्ट्रैंग की डेफिनेशन। स्ट्रैंग ने कहा है कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे बालक ने ना खेला हो। तो ये मतलब खेलने की एज तो होती ही है, तो बालक लगभग हर गेम ट्राई करता है, कैरम, लूडो, क्रिकेट, गुल्ली डंडा, कंचे, और जो आपके यहाँ खेला जाता हो, खो खो, हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई, और जो भी खेल हो, लगभग बच्चा 10 साल की उम्र तक सब कुछ खेल लेता है। चोर सिपाही सारे खेल बच्चा लगभग इस एज तक आकर खेल लेता है। अगली डेफिनेशन जो हम लेने जा रहे हैं वो है बर्ट की। बर्ट ने कहा है बाल्यावस्था में साहसी कार्यों एवं भ्रमण की प्रवृत्ति में, सॉरी ये परावर्ती लिखा है लेकिन ये प्रवृत्ति होगा, प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। प्रवृत्ति में मतलब कि जो, इसको लिख लीजिएगा, प्रवृत्ति ऐसे लिखते हैं, प्रवृत्ति। ठीक, ऐसे लिखते हैं प्रवृत्ति। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। तो बाल्यावस्था में साहसी कार्यों एवं भ्रमण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। क्यों साहसी कार्यों में वृद्धि होती है? बच्चा इस वक्त, इसको जैसे कि आपको पता है कि बच्चा अपने आप को, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है इसे, बच्चा अपने आप को परिपक्व समझता है, वो समझता है मैं कुछ भी कर सकता हूं, इस वजह से वो रिस्क लेना सीख जाता है और उसी के चलते वो साहसी कार्य करता है, उसी के चलते वो साहसी कार्य चलता है। इसी चीज को कहा है बर्ट ने कि बाल्यावस्था में साहसी कार्यों में भ्रमण की प्रवृत्ति। बच्चा समाज में नया नया एंट्री मारता है, उसे दिखता है अरे वाह ये भी है, मुझे तो घर में कैद रखा था इन लोगों ने, कुछ नहीं देखने दिया मुझे, अरे तो ये भी होता है, अच्छा तो ये भी होता, अच्छा तो यहां भी जा सकते हैं। बच्चा नई नई चीजों को ढूंढने के लिए, देखिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, बच्चा नई नई चीजों को ढूंढना चाहता है, उसको नई नई चीजें सीखने की उसकी उत्सुकता होती है, जिसके चलते उसके अंदर भ्रमण की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। यही कहा है बर्ट ने। अगली डेफिनेशन जो हम लेने जा रहे हैं वो है फ्राइड की। अगली डेफिनेशन जो हम लेने जा रहे हैं फ्राइड की है कि उस फ्राइड ने कहा है कि बाल्यावस्था काम वासना की सुप्ता अवस्था होती है। फ्राइड ने कहा है कि बाल्यावस्था काम वासना की सुप्ता अवस्था होती है। बाल्यावस्था काम वासना की सुप्ता अवस्था होती है। जैसा कि मैंने आप सभी को शैशवा अवस्था में बताया था कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि बालकों में पाई जाती है, जिसके अंदर उनके अंदर काम वासना की प्रवृत्ति पाई जाती है। अधिकता पाई जाती है काम वासना की प्रवृत्ति की शैशवा अवस्था में। हालांकि जब बालक शैशवावस्था पार करके बाल्यावस्था में पहुंचता है तो बाल्यावस्था में होता क्या है, देखिए बच्चा का क्षेत्र बढ़ा, बालक का जो क्षेत्र है वो अभी तक क्या था, जो शैशवावस्था थी, शैशवावस्था में बालक का क्षेत्र था परिवार था उसका क्षेत्र। यहां जब आगे बढ़ा तो बच्चे का जो क्षेत्र है, सीखने का क्षेत्र, सीखने के क्षेत्र में अब आ गया आपका परिवार प्लस विद्यालय। दो चीजें हो गई जहां से बच्चा अब सीखता है।
विद्यालय जाने की वजह से उसका पास पढ़ाई, खेल, दोस्त, मतलब इतनी सारी चीजें उसके अंदर हो गई। अभी तक क्या था, वो घर में से बैठा रहता था। अब बच्चा इतना बिजी हो गया है अपनी नई जिंदगी को समझने में, नई नई चीजों को जानने में, नई चीजों को देखने में, कि अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है इन सब चीजों के लिए, या फिर उसका ध्यान यहां से बिल्कुल ही हट जाता है। इसी वजह से कहा गया है इसी वजह से इसे काम वासना की सुप्ता अवस्था कहा गया है। जो बालक की काम वासना है वहां पे आकर बाल्यावस्था में आकर सुप्त हो जाती है, मतलब कि शांत पड़ जाती है। तो ये रही आपकी सभी की सभी डेफिनेशंस। आज आपने बाल्यावस्था की सभी परिभाषाएं पढ़ी हैं, 10 से भी ज्यादा डेफिनेशंस पढ़ी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बाल्यावस्था में आकर के लगभग 7 से 8 परिभाषाएं पढ़ी, और आपने शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप पढ़ा। अगली क्लास में हम बाल्यावस्था डिटेल में पढ़ेंगे, तो गैप नहीं करना है, बाल्यावस्था का पूरा लेक्चर देखना है, क्योंकि ये स्टेजेस से मैक्सिमम क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते हैं, तो इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और आप लोग पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।